हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय काव्य शास्त्रियों के नाम जन्म कालक्रम के अनुसार याद करने की ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि जो संस्कृत के आचार्य हैं, कवि आचार्य लोग हैं, उनका नाम थोड़ा कठिन है और वह परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम आसानी से इनके जो जन्म है आसान शब्दों में याद करने की एक ट्रिक से याद करेंगे। या ट्रिक से याद करने से ये रहता है कि हमें वह हमेशा याद हो जाता है। जब भी हम उस ट्रिक को याद करते हैं तो उन कवियों का नाम हमारे ध्यान में आ जाता है। तब हम आज ट्रिक से उन कवियों का नाम याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह जो भारतीय काव्य शास्त्रीय हैं ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीन दो हैं, इन जन्म काल जरूर पूछा जाता है। हिंदी की कोई भी परीक्षा हो उसमें इनका जन्म काल पूछा जाता है कि ये किस सदी में पैदा हुए थे। जो भारतीय काव्य शास्त्री हैं, जो आचार्य लोग हैं, उनका जन्म सन में नहीं पूछा जाता, सती में पूछा जाता है कि कौन सी सती में थे। तो इसका जो है भरत मुनि दूसरी सती में पैदा हुए थे। सती मतलब 100, माने जब दूसरी सती चालू हुई थी तब पैदा हुए थे। भामा छठी सती में पैदा हुए थे। दंडी 7वीं सदी में पैदा हुए थे। ये लोग तो 3 लोग हैं, खाली ये सब एक ही में पैदा हुए थे। दंडी 7वीं में, भामा छठी में, तो इनको हम याद कर सकते हैं। लेकिन तो और जो हैं, जो जैसे 9वीं सदी में कितने लोग, बहुत सारे लोग पैदा हो गए। 10वीं सदी में बहुत सारे लोग पैदा हो गए। तो 3 दिन का पूछ लेता, कवियों आचार्यों का नाम दे देगा और पूछ लेगा था ये किस सदी में पैदा हुए थे, या यह कौन से ये आचार्य किस सदी में पैदा हुए थे, या सती दे देगा, पूछ लेगा इसमें कौन से आचार्य पैदा हुए थे। आगे है वामन और उद्भट। ये दोनों 8वीं सदी में पैदा हुए थे। तो हम आसान से इनके दो पहले शुरू के नाम याद कर सकते, जैसे वाऊ ऐसे करके वाऊ ध्यान में रखेंगे और 8वीं सती रखेंगे तो इनका नाम वामन, वा से वामन, ऊ से उद्भट। इन सारे कवियों का नाम हमें पता होना चाहिए, तभी हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे वामन 8वीं सती और उद्भट, तो वाऊ करके और 8वीं सती यह दिमाग में रखेंगे तो ऐसे हमारे दिमाग में ये टिका रहता है, निकलता नहीं है। तो 8वीं सदी में 2 लोग पैदा हुए थे, वामन और उद्भट। तो वाऊ इनका ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है 9वीं सती। इसमें आनंदवर्धन और रुद्रट, तो इनको हम आरू करके याद कर सकते हैं। आरू, आनंदवर्धन, रुद्रट, 9वीं सती। जब 1-2 लोग रहते हैं तो उसको याद करने में उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब ज़्यादा कवि हो जाते हैं तब हमें ट्रिक का सहारा लेना पड़ता है। जैसे 10वीं सदी में 5 लोग हैं, तो 5 लोग का नाम याद करने से बेटर है कि हम एक ही वाक्य में याद कर लें। ऐसे हमें सबका याद भी रहेगा, भूलेगा भी नहीं, और एक लय बन जाता, लय के अनुसार याद कर लेंगे। जैसे है जैसे कविता में या लय के द्वारा जो हम कुछ चीज़ें याद करते हैं तो हमें वो चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। तो जो 10वीं सदी में पैदा हुए थे, अभिनवगुप्त, राजशेखर, भट्टतौत, कुंतक, धनंजय, 5 लोग पैदा हुए थे। तो इनको हम अभिराज भट्ट कूधन ऐसे करके याद कर सकते हैं, ये आसानी से याद हो जाती है। इन सबको रटने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन तो अगर जो ऐसे हम याद करेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। अभिराज भट्ट कूधन,
हमने ये ट्रिक अपने आप बनाई है। हमें लगा कि मैंने भी जब परीक्षा की में तैयारी की थी तो संस्कृत के जो आचार्य हैं उनका ऐसे ही याद कर लिया था, तो मुझे हेल्प मिली थी। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों तक भी यह पहुंचाया जाए ताकि आप लोग भी आसानी से याद कर ले और परीक्षा में आए तो जान ले। तो अभिराज से अभि से अभिनवगुप्त, राज से राजशेखर, भट्ट से भट्टतौत, कु से कुंतक, धन से धनंजय। ऐसे आराम से हम याद कर सकते हैं अभिराज भट्ट कुधन। तो 10वीं सती अभिराज भट्ट कुधन याद कर सकते हैं। अब आगे है 11वीं सती में कौन कौन लोग हैं। 11वीं सती में 4 लोग हैं, क्षेमेंद्र, मम्मट, महीम भट्ट, भोजराज। 11वीं सदी में 4 लोग पैदा हुए थे। अब प्रश्न कई तरह से पूछ लेगा, इसमें इन चारों में से एक का नाम दे देगा, पूछ लेगा कौन 11वीं सदी में पैदा हुए थे, या इन चारों में से 3 का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन 11वीं सदी में पैदा नहीं हुए थे। तो हमें ट्रिक के माध्यम से चीज़ें याद हो जाती हैं आसानी से। तो इसका क्षेमम भोज, आराम से क्षेमम भोज 11वीं सदी 2-4 बार हम रट लेंगे तो हमें याद हो जाएगा क्षेमम भोज 11वीं सदी। फिर बीच बीच में उसको रिवीजन करते रहते हैं तो कभी भूलता नहीं है, एक बार याद हो जाता है। तो 11वीं सदी में क्षेमम से क्षेमेंद्र, म से मम्मट, फिर सेकंड वाले म से महीम भट्ट, भोज से भोजराज। 11वीं सदी क्षेमम भोज। आगे है आगे है 12वीं सती। 12वीं सती में हेमचंद्र, रामचंद्र, गुणचंद्र, वाघभट्ट प्रथम, रुयक और शोभाकार मित्र, इतने लोग 12वीं सदी में पैदा हुए थे। तो हे से इसका हम याद कर सकते हैं, ट्रिक है इसकी, ट्रिक है हे राम की शोभा वार की, जो है वैसे याद करने में आसानी के लिए है। और सबके जो हैं हे राम की शोभा वारू। तो हे से हेमचंद्र, राम से रामचंद्र, गुणचंद्र की याद करने के लिए वैसे है। शोभा वाघभट्ट से वा से वाघभट्ट, रू से रुयक, शोभा से शोभा का मित्र। तो ऐसे हे राम की शोभा वारू, 12वीं सदी हे राम की शोभा वारू, ऐसे आप याद कर सकते हैं। जो संस्कृत के आचार्य हैं इनका जन्म। ये तो थी 12वीं सदी। अब 14वीं सदी के लोगों, जो 14वीं सदी के आचार्य हैं संस्कृत के, उनका देखेंगे जन्म क्रम। 14वीं सदी में विश्वनाथ, विद्याधर, विद्यानाथ, भानु। इनका याद करने का आसान तरीका है कि ये दिमाग में रखना कि जो 14वीं सदी के लोग थे उन लोगों का वी से है, तो ट्रिपल वी भानु। 14वीं सदी ट्रिपल वी माने 3 बार वी है, तो ट्रिपल वी भानु। आगे है अष्टछाप के कवियों के नाम की ट्रिक है कि अष्टछाप के कवि को हम कैसे याद करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और टीजीटी, पीजीटी, एलटी, हिंदी कोई भी परीक्षा हो तो यह अष्टछाप के कवि पूछे जाते हैं और कई तरह से पूछे जाते हैं। जैसे अष्टछाप के कवियों के बारे में पूछ लेगा जैसे कि कौन विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, कौन वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, ऐसे भी पूछ लेते हैं। और ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो 4 दे देगा, 1 नहीं रहेंगे। तो जब हमें याद रहेंगे चारों कवियों के नाम, अष्टछाप के कवियों के नाम को, तो हम आसानी से जान सकते हैं। तो अष्टछाप के कवियों के नाम की जो ट्रिक है वह क्री, कु, सुप, छीन, गोच। एक जैसे
अष्टछाप के कवियों के नाम के पहले अक्षर को इसमें लिया गया है। तो इससे यह पद्य की तरह हो गया है, तो याद करने में आसानी होगी, क्योंकि हम आठ अक्षर से 8 कवियों के नाम याद कर सकते हैं। हमें कवियों को नाम तो पता ही रहते हैं, सारे कवियों के नाम हम इतनी तैयारी कर चुके रहते हैं कि हमें नाम पता है, लेकिन बस यही नहीं रहता है कि कौन अष्टछाप का है कौन नहीं। तो अष्टछाप के कवियों को याद करने की जो ट्रिक है वह क्री कु सु प छी न गोच है। और इसमें से 4 शिष्य वल्लभाचार्य के हैं और 4 शिष्य विट्ठलनाथ, उनके पुत्र विट्ठलनाथ के हैं। तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं वह क्री कु सु प, ये 4 लोग वल्लभाचार्य। क्री से कृष्णदास, कु से कुंभन दास, सु से सूरदास, प से परमानंद दास। आगे है विट्ठलनाथ के शिष्य। ये 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, छीन गोच है। और पूछा जाता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी, जो 1856 ईस्वी में किए थे। सॉरी, 1856 में नहीं, सन मुझे याद नहीं कन्फर्म, मैं बता दूंगी आपको। लेकिन तो ये है कि जो इन विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, इनके ये 4 शिष्य हैं और अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने ही की थी। इनके जो 4 शिष्य हैं वह छीत स्वामी, नंद स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास, यह वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो अष्टछाप के कवियों को याद करने की जो ट्रिक है वह छीन गोच, क्री को सुप छीन गोच। लास्ट के जो हैं कवि वह विट्ठलनाथ के हैं और शुरू के जो कवि हैं वह वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो अष्टछाप के बारे में हम ये जानते कि अष्टछाप की स्थापना, मैंने जैसे बताया था कि 1856 नहीं, तो ये है 1856 तो बहुत आगे हो जाता, क्योंकि भक्ति काल जो है वह 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक ही चलता है। तो जो उनके जो बेटे हैं विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य के बेटे, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। तो वह 1565 ईस्वी में की थी। वल्लभाचार्य ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। यह भी प्रश्न पूछ लेता, इसका भी सन दे देता। ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो विट्ठलनाथ ने की 1565 ईस्वी में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम संस्कृत के जो काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र हैं, उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर जो आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा रहता है कि जैसे वीडियो अपलोड होती है वैसे ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाता है। और अगर जो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। और भी अगर जो आपके कोई दोस्त हैं और तैयारी कर रहे हैं परीक्षा को, तो उनके पास शेयर कीजिए, ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।